आइए आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे थे आलेखों के बारे में। तो अभी हमने पढ़े हैं कि जो आलेख है, जो भी हमें आंकड़े आते हैं उनको आलेखों में निरूपित किया जा सकता है। इसमें एक चित्रालेख, एक दंड आलेख और द्विदंड आलेख के बारे में अभी हम जान पाए। अब जरा इस पर थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन हल कर लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जी, अभी इसमें जो है प्रयास दिया गया है पेज नंबर 75 पर कि दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए। अभी अभी हम जो 3 आलेख पढ़े हैं उसमें से देखिए कौन सा आलेख लगेगा, इसमें जानने की कोशिश करते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, जो हमें जो परीक्षण मिला है वो ऐसा है कि किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है और फैक्ट्री कौन सी है, बेची गई घड़ियों वाली फैक्ट्री है। मतलब यहाँ पर कोई महीने दिए हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने दिए हुए हैं। और उन महीनों में जो उन्होंने जो किसी ये घड़ियां बेची गई, यानी दुकान के बारे में बता रहे हैं कि इतनी घड़ियां बेची हैं। 1000 जुलाई में भी की हैं, अगस्त में 1500, सितंबर में भी 1500 और अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सूचना दी गई है इसके लिए एक आप आलेख खींचिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमें ग्राफ पेपर होता है, या तो ग्राफ पेपर है तो अच्छा है, नहीं है तो सादे कागज में भी हम पेंसिल और पटरी की सहायता से इसको बना सकते हैं। और करना क्या है, उसमें सबसे पहले एक्स और वाई अक्ष का हम निर्धारण करते हैं। एक्स अक्ष होती है क्षैतिज रेखा और जिसे हम भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष जो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे हम कोटि बोलते हैं। और इनमें क्या है कि जो ये हमें सूचना दी गई है इसको रखना है, तो इसके लिए कुछ पहले से हमको निश्चित करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या निश्चित किया है कि जो ये सूचना दी गई है इसको आलेखित करने के लिए हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष का निर्धारण करते हैं। ये एक्स अक्ष बन गया, ये वाई अक्ष बन गया, ये जहाँ पे मिलते हैं उसको हम ओ लिख लेते हैं, केंद्र बिंदु। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पर महीने तथा वाई अक्ष पर, देखो जी एक्स अक्ष पर जो हमारा महीना दिया गया था कौन सा, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इस पर हम लिख देते हैं यहाँ पर महीना। ये क्या लिखे हैं हम लोग, महीना। तो महीने को एरो करके इधर बढ़ा देते हैं। और दूसरे जो इसमें जो सूचना दी गई थी, बेची गई घड़ियों की संख्या, तो बेची गई घड़ियों की संख्या हमने ऊर्ध्वाधर रेखा पर बना है और इसको भी ऐसे तीर से एरो से दर्शा देना है। मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी ये सूचना इस दिशा में जाएगी, और जो महीनों वाली सूचना है वो एक्स अक्ष पर जाएगी। ये हमारे निर्धारित कर दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम ये जो सूचना लिखेंगे तो वो लिखेंगे किस प्रकार से। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, पैमाना मानना पड़ता है। ये अपने से मानना है, कोई निश्चित नहीं रहता, आप जो मर्जी आए वैसा मान लीजिए। पर ये ध्यान ये रखना है कि काम करने में और देखने में वो सूचना आसान भी नजर आए। मतलब इतना ज्यादा हमको पैमाना नहीं मान लेना कि हमको समझाने में दिक्कत जाए। अब यहाँ पर देखिए कि हर चीज जो आंकड़े हमारे राउंड फिगर में दिए हुए, शून्य शून्य के आंकड़ों के रूप में दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है 5 यानी 500 का गुणा नजर आ रहे हैं सारे, तो हम भी जो आंकड़े कुछ ऐसे माने कि वो 500 के रूप में आ जाएगा तो हमें आसानी रह जाएगी काम करने में। तो हमने यहाँ पर माना है कि जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो 1 सेंटीमीटर पर 500 घड़ियों, यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम कोई चीज शो करेंगे उसमें 500 घड़ियां अपने आप आ जाएंगी। ये हमारा पैमाना होगा। यही कारण होगा कि जब हम इसको देखेंगे तो हम आसानी से जानकारी तो बता पाएंगे। तो देखिए जी, पैमाना निश्चित कर लिया 1 सेंटीमीटर और 500 घड़ियां। अब चलते हैं आगे। तो देखिए ये महीना जुलाई में जो ये वाई अक्ष पर निर्धारण किया 500, 1000, 1500, 200, 2000, 2500, 3000 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। हमें यहाँ जितने तक के अधिकतम देखिए आंकड़ा कौन सा है, 2000 या 2500। तो 2500 से एक आध ऊपर ले लीजिए, ये हमने निर्धारण कर लिया। और इधर भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमने बना लिया। अब देखने हैं यहाँ पर हमको क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम चूंकि घड़ियां हैं, या तो घड़ियों से भी पिक्टोग्राफ में भी बना सकते थे, और दंडालेख ज्यादा आसान नजर आएगा यहाँ पर। तो दंडालेख के लिए हमने क्या किया कि जुलाई में जो हमारे पास आंकड़े थे कितने थे, घड़ियां 1000 लिखी। तो यहाँ पर देखेंगे हमने घड़ियों की संख्या लिखी हुई है 500 और 1000।
तो हमारा जो दंड आलेख उठेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, यानी 1000 के सामने ऐसे करके बना सकते हैं, और ये हमारा जुलाई का आंकड़ा बन गया। हम इसको यहाँ पर 1000 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर लिख देंगे तो और भी स्पष्ट होगा, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको देख के ही देखने वाला समझ जाएगा कि ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगस्त में देखिए घड़ियां बेची हैं उन्होंने 1500, तो अगर हम ये 1500 के आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से अपना बार ग्राफ उठाएंगे, यानी दंड आलेख उठाएंगे और इस ग्राफ को पूरा करेंगे, तो यहाँ हमारा जो आंकड़ा दिखेगा वो 1500 का। तो अभी तो हम लिख लेते हैं क्योंकि अभी तत्काल हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम क्वेश्चन हल करेंगे किताब के, तो फिर बाद में ये नहीं लिखेंगे, तब तक हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आगे देखिए, अगस्त में कह रहे हैं, अगस्त को हो गया। अगस्त के बाद देखिए सितंबर माह में कितनी है, 1500। ये लीजिए सितंबर माह है, और ये भी 1500, अर्थात ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बार ग्राफ बन गया, और ये सितंबर में ये डब्बा दिखाएगा, यानी ये दंड दिखाएगा कि यह 1500 घड़ियां हमने बेच ली है। अक्टूबर में देखिए, अक्टूबर में बता रहे हैं 2000, तो 2000 कहाँ है, इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे डॉटेड, ग्राफ पे तो ऑलरेडी बना रहता है वो, उसका आपको तो सीधा देखना है बस। ये तो ये हो गया 2000 का, यानी आप ये ग्राफ देख के बता सकते हैं कि अक्टूबर में 2000 घड़ियां बिक चुकी हैं। नवंबर में देखिए, नवंबर में यहाँ जा रहे हैं, नवंबर में कितना 2500, तो ये 2500 का डंडा आगे बढ़ाते जाएंगे, और ये देखेंगे कि ये 2500 घड़ियां बिक चुकी हैं। और इधर दिसंबर में देखेंगे, तो दिसंबर में कहाँ जा रहा है, ये 1500, तो ये 1500 आगे बढ़ाते जाएंगे, और इस तरह ये 1500। अब आप देख सकते हैं कि दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए जो ये ग्राफ बनाया गया है वो एकदम दंड आलेख बनाया गया है, और इस सूचना से आप आसानी से देख के, मतलब अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, अब इसको देख के ही बता सकते हैं कि किस महीने में कितनी घड़ियों को बेचा जा चुका था। इस तरह ये हम उपयुक्त आलेख बना पाए। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, कि इसी पेज नंबर 75 पर ये एक दूसरा प्रश्न दिया है कि बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद है पैदल चलना, साइकिल चलाना, और इसके लिए हमारे को 3 स्कूल दिए गए हैं, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। तो इसमें जो आंकड़े दिए हैं वो पैदल चलने स्कूल ए में है 40, और बी में है 55, और सी में है 15। और इधर से ध्यान से देखिए, तो ये साइकिल चलाने में, यानी स्कूल ए में 45 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं, स्कूल बी में 25 बच्चे, और स्कूल सी में 35 बच्चे साइकिल चलाना पसंद करते हैं। अब करना क्या है कि वही बात कि इनको उपयुक्त आलेख बनाना है। अभी देखिए, जिसमें तो सिंगल आंकड़े थे तो वो तो हमने आसानी से बना लिए, अब इसमें एक साथ दो आंकड़े दे रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो ये भी वही तरीका यही है कि एक तरीका है ऐसे आयत ग्राफ, यानी कि जो बार ग्राफ है उसको आयत के रूप में बना लीजिए। तो इसमें एक साथ दोनों सूचनाएं, जैसे इसमें दो सूचनाएं एक साथ दी गई है, तो आप भी 2 सूचनाएं बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप पहले वही तरीका अपनाइए कि पहले एक्स अक्ष का निर्धारण कर लिया और वाई अक्ष का निर्धारण कर लिया, उसके बाद ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिया, और फिर तीनों स्कूल, चूंकि हमारे पास 3 स्कूल है, अर्थात तीनों स्कूल ए बी सी के लिए हम 2 स्थान निर्धारित करते हैं, एक ले लेते हैं ए के लिए, एक ले लेते हैं बी के लिए, इसी एक्स अक्ष पर। ये हम आसानी से दिखा सकते हैं क्योंकि हम दोनों चीजों की तुलना हम एक ही जगह दिखाना है, तो हमें एक ही अक्ष पर, यानी एक्स अक्ष पर एक स्कूल का अलग लेना है, मतलब ये इधर के जो स्कूल हैं उनको अलग लेना है ये, और यानी कि जो पैदल चलने वालों को अलग दिखाना है और जो साइकिल चलने वालों को अलग दिखाना है, इन तीनों स्कूलों को। अब क्या करना है, ये तो जगह बना लिया, अब यहाँ पर एक पैमाना मान लेना है, आयत के रूप में बनाना ही बनाना है। तो पैमाना सबसे पहले निर्धारित करते हैं, आयत तो पतला भी बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा चौड़ा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आयत लेकिन समान होने चाहिए, एक ही चौड़ाई के होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब असली बात ये आती है कि देखिए जो बच्चे हैं हमारे पास ये निर्धारित, और बच्चे निर्धारित है तो उसके लिए हमको पैमाना मानना पड़ेगा। तो हम ये बच्चे कहाँ पर ले रहे हैं, वाई अक्ष पर, बच्चों की संख्या कहाँ ले रहे हैं, वाई अक्ष पर। तो हम यहाँ पर अपने जो पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर पर अगर हम 10 बच्चे मान लेते हैं तो ये बीच बीच में 5 पॉइंट, क्योंकि 5 का भी आंकड़ा है, तो चाहे हम 1 सेंटीमीटर में 5 बच्चे मान लें
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेंटीमीटर पर 10 मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बीच बीच में जो है ये हाफ करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो देख लीजिए 1 सेंटीमीटर पर जब हमने 10 माना है तो हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करके हमने पैमाना बना लिया। अब शुरुआत करते हैं, जो ये आंकड़े दिए हैं कि इनको लिखें कैसे। तो जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो हम भी अगर वहां पर 1 सेंटीमीटर मोटा ही अगर ये भी ग्राफ बना ले आयत का, तो देखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा। तो ये पे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो दंड होते हैं वो समान चौड़ाई के होते ही हैं। पैमाना इसको मानने की जरूरत थी। तो ये तो चाहे आप कम भी मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा कम 5 mm मान लेंगे, चाहे 10 mm मान लेंगे, चाहे जितना भी मान लीजिए, इसको जो है एक जैसा चौड़ाई का मान लीजिए, आप ये अंदाज से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए शुरू करिए। यहाँ पर क्या चल रहे हैं, सबसे पहले लेना है हमें पैदल। इधर हमने क्या दिखाया है, पैदल चलना, और इधर दिखाया है साइकिल से चलना। तो पैदल चलने वाले आंकड़े ये रहे ऊपर वाले 40, इस ए स्कूल में, बी स्कूल में है 55, सी स्कूल में है 15। तो लीजिए ए स्कूल को लिखाते हैं, और कितने थे 40। तो देखिए जी यहाँ से बढ़ेंगे और 40 से इधर बढ़ाएंगे, तो ये जो है हमारा ग्राफ बन गया स्कूल ए का। बी का कितना जा रहा है, बी का जा रहा है जी 55। तो ये यहाँ से 50 है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ से 55 बन गया, ये हमारा बी स्कूल बन गया। सी का देखिए, सी में है 15, तो यहाँ 10 के ऊपर जाएंगे, यहाँ 5, इसको सीधा बढ़ाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि तीनों स्कूल ए बी सी ये हमारे बच्चे। अगर यहाँ चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, और ना लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसकी ये अनिवार्यता नहीं है, बस ये ग्राफ बनाने की अनिवार्यता है। तो आप इस फोटो से ये देख सकते हैं कि कितने बच्चे पैदल चल रहे हैं, हम ग्राफ में एक जगह आलेख में प्रदर्शित कर सकते हैं, या प्रदर्शित कर चुके हैं। इधर क्या चल रहा है, बच्चों की पसंद ही तो चल रही है, और बच्चों की पसंद दो प्रकार की, एक पैदल चलना, एक साइकिल चलना। तो हमने इसको कहाँ पर लिया है, एक्स अक्ष पर लिया है। अब ये जब पैदल चलना निकाल लिए, तो यहीं पर बगल में साइकिल चलने वाले को भी निकाल लेते हैं। तो चलो जी देखते हैं। साइकिल ए स्कूल वाले साइकिल चलाना पसंद कर रहे हैं 45। तो देखो जी ये है 40 और ये है 5 को बढ़ाया तो यहाँ 45 निकल आया। तो आप भी चाहे यहाँ लिख दीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये 45 हो गया। बी स्कूल वाला कितना ले रहा है 25। तो देखो जी यहाँ है 20 और ये रहा 5, यहाँ से गया तो ये बन गया 25। ये ग्राफ बन गया बी स्कूल का। और सी स्कूल में है 35, तो यहाँ से जाएंगे 30 और देखेंगे यहाँ थोड़ा 5 ऊपर है, तो यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा 35। अब ये दोनों ग्राफ हमारे बन गए। अब इन आंकड़ों को आसानी से देख सकते हैं कि ये पैदल चलने वालों का आंकड़ा है, ये साइकिल चलने वालों का आंकड़ा है। इस प्रकार ये हमारा बार ग्राफ या मतलब इस रूप में आलेख के रूप में निर्धारण हो सकता है। अब इससे सूचनाएं जितनी चाहे वो इन पे मानी गई निकाल सकते हैं। कई बार पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर क्या दिया गया है, तो एक्स अक्ष पर बच्चों की पसंद, वाई अक्ष पर क्या दिया है तो बच्चों की संख्या, पैमाना आपने क्या माना है तो देख के बता दीजिए। पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर माना है। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि ए स्कूल के बच्चे बताइए कितने पैदल चलने वाले हैं, तो ए में है सबसे 40, बी में है 45 55, सी में है 15। तो अगर ये पूछ सकता है कि ABC स्कूल में सबसे ज्यादा पैदल चलने वालों की संख्या किस स्कूल में है, तो देख के बता सकते हैं 55। पूछता है सबसे कम, तो सबसे कम है सी में। इस तरह साइकिल चलाने वालों की संख्या से इसमें सबसे ज्यादा किनकी है, तो बता सकते हैं कि स्कूल ए में है, और सबसे कम तो सबसे कम स्कूल बी में है। इस तरह ये हमारे को सूचनाएं मिलती हैं और इनको हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और आज जानने की कोशिश करते हैं कि आंकड़ों का संगठन किस प्रकार किया जाता है, मतलब आंकड़ों का ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे ये यहाँ पर कुछ सूचना आई हुई है। ये सूचना क्या है, जैसे यहाँ कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला, अंग्रेजी, इस प्रकार दिख रहे हैं कि 4 प्रकार के हमारे को विषय दिखाए गए हैं। और ये देख रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस प्रकार का जो हमें आंकड़ा या जो इस प्रकार की जो जानकारी दी गई है, ये जो आंकड़ा आया है इसी को हम बोलते हैं यथा प्राप्त आंकड़े। यथा प्राप्त आंकड़े ये कहलाते हैं। हम हमें इन्हें इस रूप में जानते हैं, इनको हम रा डाटा भी बोलते हैं। रा डाटा यही यथा प्राप्त आंकड़े या रा डाटा कहलाते हैं, जो ये सामने लिखा गया है।
अब इस रा डाटा से हमें जानकारी निकालना है कि कितने विषय हैं हमारे पास। तो हमको एक ये ग्राफ बनाना पड़ता है, एक इस डाटा का एक सारणी बनानी पड़ती है, और इस सारणी को जो नाम है उसी को हम बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। अब बारंबारता क्या होता है जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसे सारणी का नाम ही है बारंबारता बंटन सारणी। क्या नाम है? बारंबारता बंटन सारणी। सारणी लिखते सारणी। तो ये जो बारंबारता बंटन सारणी है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। FREQUENCY फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जी ध्यान से देखिए, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे और इसको निकालते कैसे। पहले हम यहाँ से शुरू कर देते हैं कला। तो यहाँ पे जितने कला लिखे हैं उनको पहले यहाँ पर हम मिलान चिन्ह बनाते हैं। तो यहाँ से अगर मिलाते चले, इससे गलती ना हो तो दोबारा वो चीज पुनरावृत्ति न हो, तो हम इसको क्रॉस भी करते चले। एक क्रॉस किया तो यहाँ पर एक लाइन बना ली। दूसरा देखो कला कहाँ है, यहाँ दिख रहा है तो हमने दूसरी लाइन बना लेते हैं। और आगे चलते हैं, तीसरा दिख रहा है तो यहाँ पे तीसरा कला बना लिया। यहाँ चौथा नजर आ रहा है तो ये चौथी लाइन बना लिया। और आगे देते हैं पांचवी। तो जैसे ही पांचवा आता है तो हमें पांचवी लाइन नहीं खींची जाती, इसको हमें ऐसे क्रॉस कर देना पड़ता है। इस तरह एक यही हमारा ग्रुप बन जाता है, एक मतलब एक बंडल बन जाता है, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी आती है। फिर आगे देखेंगे एक कला इधर भी दिख रहा है तो एक, अब ये अलग से टेबल चालू हो जाती है, वो कुछ ऐसे। और देखिए कहीं दिख रहा है ये। इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास कला कितने हो गए। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? ये तो मिलान चिन्ह हो गया कि हमें 7 बार लिखा गया है। तो जो ये 7 यानी 5 इधर का 2 इधर का, तो 5 और 2 7। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई जिन्होंने कला विषय लिया है? वो हो गई है 7। तो ये जो संख्या 7 आई इसी को हम बारंबारता कहते हैं। ये क्या कहलाती है? बारंबारता। और इसकी जो टेबल बनेगी, इस पूरे टेबल में जो जो फिट होगा इसी को बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। यानी कि बारंबारता की जो बंटन हुआ है उसका एक सारणी के रूप में व्यवस्थित हो जाना बारंबारता बंटन सारणी कहलाता है। तो गणित भी देख लीजिए कितना है, तो गणित को भी ले लेते हैं। एक गणित तो एक लाइन, जितने बार आप काटेंगे उतने बार यहाँ भी चिन्ह बनाइए, जिससे क्या होता है कि मिलाने में या कभी गलती से दूसरा कट गया तो वो चूक नहीं होती। तो यहाँ से लेंगे। अब यहाँ देखिए गणित, तो ये देखिए दूसरे वाला गणित आ गया। और आगे देखिए एक इधर है, एक इधर मिला लिया। फिर आगे चलते हैं, एक इधर दिख रहा है वो इधर लगा लिया। और कहीं दिख रहा है, एक और दिख रहा है। ये 4 के बाद ये हमको ये 5वां ही दिखा, इसका मतलब ये यहाँ पर आ गए 5। और देखिए विज्ञान कितने दिख रहे हैं? पहला, तो ये रहा पहला। और इस लाइन पे कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये रहा दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो ये तीसरा और चौथा। और कहीं दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसका मतलब है ये 5वां इधर नहीं आता, ये ऐसे जाता है। तो विज्ञान हो जाएंगे 5। और अंग्रेजी भी देख लीजिए, तो बचा जो तो अंग्रेजी 1 2 ये 3 ही दिख रहे हैं, तो ये लिख लीजिए 1 2 3। अब यहाँ 3 क्रॉस नहीं होगा क्योंकि ये अलग टाइप का है। तो अब देख लीजिए कुल कितने थे हमारे पास, आंकड़े गिन भी लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। कितने हो गए फिर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। फिर से देखिए कितने कहाँ चूक गए, 1 2 3 और एक ये 4, ये अंग्रेजी 4 है भाई, अंग्रेजी 4 है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए इस तरह मिला लेना है, यानी कि जितने ये हमारे को ये जो यथा प्राप्त आंकड़े थे, यानी कि ये जो रा डाटा आया था वो रा डाटा मिलान चिन्ह में भी फिट होना चाहिए, और जितने मिलान चिन्ह हमने बनाए हैं इनको टैली मार्क भी बोलते हैं, TALLY टैली मार्क, इनको टैली मार्क बोलते हैं, ठीक है। और ये तो सब्जेक्ट जो आएगा वो लिखना ही लिखना है। अब देख लीजिए ये भी 7 तो यहाँ पे 7 लिखने पड़ेंगे, जितने आपने मार्क बनाए हैं वो यहाँ लगाने लिखने हैं। इसमें 5 मार्क बना था तो 5 लिखना है, इसमें 4 बने थे तो ये 4 लिखने हैं। अब इनका टोटल कर दिया जाता है, योग, ये योग 7 4 11 10 21, यानी ये जो योग है इस रा डाटा में जितना मिला था इस योग से मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी बारंबारता बंटन सारणी कंप्लीट होती है, और जो ये जो डाटा आए थे यानी यहां से लेके यहां तक ये डाटा, इसी डाटा को हम बारंबारता बोलते हैं। तो इससे ये पता चल सकता है कि कोई विषय को कितने लोगों ने लिया है, इसको ज्ञात करने को बारंबारता कहते हैं, और इसी को आगे चल के फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, FREQUENCY। इसी बारंबारता को हम अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो हमारे जो ये किस विद्यार्थी थे, इन्होंने कला में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, तो वो लिए थे 7 लोगों ने एडमिशन। गणित में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, वो थे 5। विज्ञान में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, वो थे 5। और अंग्रेजी में कितने लोगों ने एडमिशन लिया था, वो थे 4। और इन सबको जोड़ देते हैं तो सारे ये विषय मिलके, यानी चारों विषय मिलकर कितने विद्यार्थियों ने इसमें भाग एडमिशन लिया था, वो लिए थे 21। इस तरह से हम ये जान सकते हैं। अगर ये कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई सबसे ज्यादा जो प्रवेश है, सबसे ज्यादा किस विषय को में ज्यादा प्रवेश हुए हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है कला विषय को लोगों ने चुना है, मतलब प्रवेश लिया है। और अगर पूछा जाए सबसे कम किस विषय में प्रवेश लिया है, तो वो बता सकते हैं, यानी कि 4 विषय में, अंग्रेजी में 4 है। और विषय किन 2 विषयों में समान प्रवेश लिया है, तो वो गणित और विज्ञान। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि बताइए किस विषय की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं जिसमें ज्यादा प्रवेश लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि कला की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अन्य से ज्यादा है, इसकी बारंबारता 7 है। और सबसे कम बारंबारता किसकी है, तो सबसे कम बारंबारता अंग्रेजी की है। ये पूछ सकते हैं कितनी है, तो बारंबारता है अंग्रेजी की 4। कला की बारंबारता कितनी है, तो बोलेंगे 7। और किन 2 विषयों की बारंबारता बराबर है, तो गणित और विज्ञान। और ये पूछ सकता है गणित और विज्ञान विषयों की बारंबारता कितनी है, तो दोनों की 5-5 है। इस तरह जवाब देना पड़ेगा, और ये सारणी कहलाती है बारंबारता बंटन सारणी। और बारंबारता तो समझ में गए कि कोई भी जो प्रविष्टि है, यानी ये सारी प्रविष्टियां हैं, जितनी बार आती है, यानी अधिकतम जितनी बार आती, वो अधिकतम संख्या उस चीज की बारंबारता कहलाती है। आइए इसी जो अभी हमने सीखा इस पर एक प्रश्न लेते हैं। ये एक सारणी दी गई है, ये सारणी किस रूप में दी गई है, जरा इसको ध्यान से देखिए और इसको जानने का समझने का कोशिश करते हैं। ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल रुपयों में दैनिक आय। दैनिक का मतलब होता है रोज कमाने वाला, मतलब रोज की रोज पैसा जो मिलता है उसको दैनिक आय बोलते हैं। बारंबारता का मतलब होता है कितने लोग शामिल है उसमें, तो उस सीरीज में, इस श्रेणी में कितने लोग हैं। और ये मतलब इस टेबल पर, और ये बारंबारता अर्थात श्रमिकों की संख्या, कितने लोग उस पर शामिल है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ एक ये जो वर्ग अंतराल बनाया गया, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब होता है एक निश्चित दोनों के बीच में अंतर होता है, और ये हमें वर्गों के रूप में बनाया जाता है, ये इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ 100 से 125 दिया हुआ है, आगे देखेंगे
वो है जहां पर ये 100 से 125, तो अगला देखेंगे 125 से 150, 150 से 175, और 175 से 200, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275, 275 से 300, 300 से 325। अब इनकी ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट समझ लेना है हमको, कि जो वर्ग अंतराल जहां से शुरू होता है, यानी यहाँ से 100 से शुरू हुआ और ये वर्ग अंतराल कहां पर जाके खत्म हो रहा है 125 पर, तो जहां से शुरू होता है वो उस वर्ग की निम्न सीमा होती है, जिसको लोअर लिमिट बोलते हैं। ये कहलाया 100 से 125 एक वर्ग अंतराल, जिसमें 125 क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और इसकी उच्च सीमा कितनी हो जाती है, अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी उच्च सीमा कितनी है यहाँ पर 125 इस वर्ग अंतराल की, ये समझना चाहिए। अगर यही पूछ ले, मान लीजिए इस वर्ग अंतराल में पूछा लिया जाए जैसे 200 से 225 में, तो ध्यान से देखिए 200 से 225 में जो निम्न सीमा है वो क्या है, इस वक्त 200 है, और इसकी उच्च सीमा कितनी है 225। यहाँ देखिए इस वाले में, तो इसमें निम्न सीमा है 250 और इसकी उच्च सीमा है 275। ये तो निम्न सीमा उच्च सीमा हो गई, और इनके बीच में जो गैप होता है, यानी कितने का गैप है, इसी गैप को हम बोल देते हैं वर्ग अंतरालों की माप या विड्थ या माप। तो जैसे मान लीजिए इसी का निकाल लें, तो उच्च जो सीमा होती है, इसी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दें, तो जो अंतर निकल के आता है उसी को वर्ग अंतराल की माप या विड्थ बोलते हैं। अब ये माप सारे जो आपने ग्राफ बनाए हैं सब जगह एक समान होती है, चाहे आप पहले से निकाल लें, चाहे बीच से निकाल लें, चाहे किनारे से कहीं से, मान लीजिए इससे निकालते हैं, तो यहाँ पर दिया है जैसे 300 और ये दिया हुआ है, ये तो उच्च सीमा हो गई, निम्न सीमा इसकी है 275, इसको आप घटा दीजिए तब भी ये 25 आएगा, यानी ये जो 25 आ रहा है इसी को इसकी वर्ग अंतराल की विड्थ या माप बोलते हैं, माप या WIDTH विड्थ। इससे भी हम जानते हैं, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं कुछ समय पहले, तो ये चीज चल गई। अब ये बारंबारता तो समझ ही रहे हैं कि ये इसमें 100 से 125 में कितने श्रमिकों की संख्या है, यानी कि कोई किसी को मान लीजिए 100 मिल रहा है तो किसी को 102 भी मिल रहा होगा, किसी को 124 भी मिल रहा होगा। इस तरह करके देखेंगे तो वो जो 100 से 125 में श्रमिक आ रहे थे वो कितने थे, 45। ऐसे करके ये हमारे को टेबल दिया है, और इस टेबल में देख रहे हैं कि कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं, कुल है हमारे पास 550 श्रमिक। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमें जानकारी देनी है। तो जैसे पहला प्रश्न लेते हैं इसमें कि वर्ग अंतरालों की माप क्या है। वर्ग अंतराल ये सारे क्या है, ये वर्ग अंतराल हैं जितने भी दिए हैं, इनकी माप यही जो अभी अभी हमने ज्ञात किया था, इन्हीं अंतरालों की माप। तो कोई भी एक ले लीजिए, जैसे पहले वाले को ही लिया था, 125 उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि ये इसकी माप हुई। तो वर्ग अंतरालों की माप कितनी है, माप है 25। ये इस तरह जवाब देना है। अब इसी तरह एक प्रश्न और दे रखा है कि किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है। तो वर्ग ढूंढना है हमें, सबसे पहले तो बारंबारता इन सब में सबसे ज्यादा कौन सी नजर आई, देखिए 45, 25, 55, 125, 140, 55, 35, 50, 20, सबसे ज्यादा कौन सी नजर आ रही है, ये वाली। अब ये बोल रहा है किस बारंबारता तो मिल गई, लेकिन किस वर्ग की, तो ध्यान से देखेंगे ये रहा उसका वर्ग, यानी हमें जवाब जो देना है वो ये देना है कि वह वर्ग है 200 से 225 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। लिख देना है हमको, क्या लिख देना है कि किस वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता है, तो वर्ग 200 से 225 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो ये बारंबारता लिखना है, बाकी शब्दों को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है, तो ठीक से ध्यान से देखिए ये किस में सबसे कम नजर आ रहा है, तो सबसे कम तो ये बारंबारता 20 है, और ये पूछ रहे हैं वर्ग पूछ रहे हैं, तो ये सबसे कम 20 और वो जो वर्ग है अंतराल है वो रही ये।
तो किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है, तो ये वर्ग अंतराल लिखना है, दरअसल हमें आंसर में लिखना है वर्ग अंतराल। तो ये है 300 से 325 वर्ग अंतराल जो है इसकी सबसे कम बारंबारता है, ऐसा लिखना है कि वर्ग अंतराल 300 से 325 की बारंबारता सबसे कम है, ऐसा लिखना है। अब अगला बोल रहे हैं कि वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है। तो देखिए जी, जो ये वर्ग अंतराल का जो ये दाहिने तरफ का हिस्सा होता है ये उच्च सीमा होती है, तो इसकी उच्च सीमा कितनी हो जाएगी 275, ये कहलाती है उच्च सीमा। तो यहाँ पर जो दाहिने तरफ अंक होता है वही जो आंकड़े लिखे रहते हैं वही जो होता है उच्च सीमा। तो ये हमारा जो 275 इसकी उच्च सीमा है। अब एक प्रश्न ये भी कह रहे हैं कि किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है। एक ही है वाले जरा ढूंढ लीजिए, वर्ग पूछ रहा है कि, तो पहले तो बारंबारता किन की एक है, तो जी देख लीजिए यहाँ पर एक तो ये दिखा यहाँ पर है, एक तो इसमें दिख रहा है बराबर और एक इसमें बराबर दिख रहा है। इन सबको हटा देते थे जिससे स्पष्ट होने लगे, और इन्हें भी हटा दीजिए। अब देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं किन दो वर्गों की बारंबारता, यानी कि ये 55 इसमें भी है 55 इसमें में, तो ये कौन से बने, एक तो ये वर्ग बना और दूसरा वर्ग ये बना। तो लिख दीजिए किन दो वर्ग, तो 150 से 175, तो वर्ग लिखना है 150 से 175, ये पहला वर्ग है, और ये दूसरा वर्ग कौन सा है 225 से एवं 225 से 250, ये हमारे वर्ग अंतराल हैं जिनकी बारंबारता एक ही है। अर्थात कौन सी है, अगर ये पूछता कितनी कौन सी है कितनी है तो 55 लिख देते, ये 55 के बारे में नहीं पूछ रहा, वो ये बोल रहा 55 को देख के ये वर्ग अंतराल बनाओ, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे।